हेलो विद्यार्थी, कैसे हो? वेलकम, सुप्रभात। तो आज हम आपके लिए कक्षा 9th यानी साइंस कक्षा 9th का पाठ नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ यानी कक्षा 9th जो है, कक्षा 9 जो अपनी है उसकी साइंस का पहला पाठ हमारे आसपास के पदार्थ प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो प्रिय छात्र छात्राओं, आपका जो पाठ नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ, इसके बारे में आप ध्यान से समझना। तो आज हम बीडीएस यानी विद्या देवी उच्च माध्यमिक विद्यालय खिल्ली, उसके द्वारा जो ये ऑनलाइन क्लास चल रही हैं, उन ऑनलाइन क्लासों में आज हम कक्षा 9 जो साइंस का पहला जो चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, वो प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसलिए अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठाएं, अधिक से अधिक हमसे हमारे चैनल से जुड़ें। तो देखिए हमारे आसपास के पदार्थ, चलते हैं सिलेबस की तरफ। तो देखिए हम अपने आसपास जब चारों तरफ नजर दौड़ाते हैं, समझना प्रिय छात्र छात्राओं कि हम अपने आसपास जब चारों तरफ नजर दौड़ाते हैं तो हमें अनेकों पदार्थ यानी अब विभिन्न प्रकार की वस्तुएं क्या आती हैं, नजर आती हैं। ध्यान देना, समझना प्रिय छात्र छात्राओं, क्योंकि ध्यान से देना, क्योंकि 8वीं की जो साइंस है, आप 8वीं जो पास कर अभी आए हैं और 9th में आपने जिन्होंने प्रवेश लिया है, तो वो बच्चे ध्यान देना, 9th क्लास जो है इसमें जो अपनी साइंस होती है, साइंस के 3 भागों में साइंस जो होती है वो डिवाइडेशन हो जाती है। एक पार्ट्स होता है केमिस्ट्री का, रसायन शास्त्र, एक होता है भौतिक विज्ञान जिसको हम फिजिक्स कह देते हैं, और एक होता है बायोलॉजी जिसमें कि जीव जंतु एवं पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। तो आज हम आपका जो पहला इसमें पार्ट्स हैं एक केमिस्ट्री के हैं। तो केमिस्ट्री के पार्ट्सों के में आपका एक पहला पार्ट जो है हमारे आसपास के पदार्थ, इसकी सामान्य जानकारी दी गई है कि जो पदार्थ हैं वो क्या होते हैं, उनके बारे में, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, उनके बारे में एक सामान्य जानकारी है। तो ध्यान देना, समझना प्रिय छात्र छात्राओं। और बीडीएस जो अपना बीडीएस खिल्ली के नाम से जो चैनल है उससे अधिक से अधिक बच्चे जुड़ें और अपना अधिक से अधिक बच्चे यहाँ पर आकर अपना प्रवेश सुनिश्चित कराएं ताकि आप इस लाभ को अधिक से अधिक ले सकें। चलते हैं सिलेबस की तरफ। तो फर्स्ट लाइन मैंने अभी बताई कि हमारे आसपास का जो वातावरण है, हमारे जो आसपास का जो वातावरण है या हमारे चारों ओर जब हम नजर दौड़ाते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं क्या आती हैं, नजर आती हैं। यानी क्या होता है, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं क्या आती हैं, नजर आती हैं, जिनका की आकार, उनकी जो स्ट्रक्चर होती है, उनका जो आकार, उनकी जो आकृति होती है, साइज, और उनकी जो बनावट होती है वो कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है। आई बात समझ में कि आप वातावरण में विभिन्न वस्तुएं देखते हैं, अपने चारों तरफ नजर उठाइए, कहीं आपको पेड़ पौधे नजर आएंगे, कहीं आपको पहाड़ नजर आ रहे हैं, कहीं आपको नदियां नजर आती हैं, कहीं समतल मैदान नजर आ रहे हैं, कहीं मकान नजर आ रहे हैं, कहीं आपको सड़क नजर आ रही हैं, कहीं रेल मार्ग नजर आ रहे हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं क्या आती हैं, नजर आती हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती हैं जब हम अपने चारों तरफ के वातावरण में नजर दौड़ाते हैं। और जिनका आकार, अभी मैंने बताया, जिनका आकार, आकृति और जो बनावट होती है वो कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है। उनका आकार एक जैसा आकार है क्या, कि किसी पेड़ का आपने देखा होगा, किसी का पेड़ का विशाल है, कोई पेड़ कैसा है, छोटा है, क्योंकि आप जानते हैं स्वभाव के आधार पर पेड़ 3 प्रकार के होते हैं। एक शाक स्वभाव के होते हैं, कैसे होते हैं, शाक स्वभाव के। शाक स्वभाव का मतलब होता है यानी पेड़ पौधे जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं स्वभाव के आधार पर। किसके आधार पर, स्वभाव के आधार पर। नंबर 1 कौन से होते हैं, अपने शाक स्वभाव के होते हैं, जो छोटे पौधे होते हैं जो शाक स्वभाव के, जैसे अपने यहाँ गेहूँ है, या अपना टमाटर का पौधा है, या अपने बैंगन का पौधा है, या अपने आलू का पौधा है, ये कैसे हो गए, शाक स्वभाव के हो गए, जो छोटे होते हैं। दूसरे होते हैं झाड़ी, क्या होते हैं, झाड़ी। तो जैसे अपनी क्या है, तुलसी है, अपनी मेहंदी है, ये कौन से स्वभाव के पौधे होते हैं, झाड़ी स्वभाव के होते हैं। कौन से स्वभाव के होते हैं, झाड़ी स्वभाव के।
और नंबर तीसरे होते हैं अपने वृक्ष स्वभाव के, जिनका आकार कैसा होता है, बड़ा होता है, काफी विशाल क्षेत्र में क्या होते हैं, वो विस्तृत होते हैं, तो उन्हें हम वृक्ष स्वभाव के पौधों के नाम से जानते हैं। तो स्वभाव के आधार पर पौधे कितने प्रकार हो गए, 3। नंबर 1 शाक स्वभाव के, नंबर दूसरे झाड़ी स्वभाव के और नंबर तीसरे वृक्ष स्वभाव के। तो वही चीज है, जैसे हम अपने वातावरण में क्या कर रहे हैं, नजर दौड़ा रहे हैं। आपका पहला पार्ट जिस हमारे आसपास के पदार्थों के बारे में बता रहे हैं आपको, तो उसकी पार्ट की फर्स्ट प्रायोरिटी में हम आपको समझा रहे हैं कि हमारे चारों जो नजर दौड़ाते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती हैं, जिनका की आकार, आकृति और बनावट कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती हैं। यानी उन जितनी भी संरचनाएं आपको नजर, कहीं पहाड़ नजर आ रहा है, कहीं मकान नजर आ रहा है, कहीं सड़क है, कहीं आपको उदाहरण के लिए लिखने का पेन है, कहीं पुस्तक, कोई टेबल, तो सबका आकार कैसा है, भिन्न भिन्न है। सबके आकार, आकृति और जो संरचनाएं होती हैं, स्ट्रक्चर होती हैं, वो कैसी होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। आई बात समझ में? आगे चलते हैं प्रिय छात्र छात्राओं, कि इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है, यानी प्रत्येक वस्तु, आप जानते हैं जो अपना विश्व है, संसार है, इस विश्व में जो प्रत्येक वस्तु जो होती है जिस सामग्री से बनी होती है, उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ नाम दिया। क्या नाम दिया उसे? पदार्थ नाम दिया। अब बात आ गई भाई, पदार्थ क्या है, वही बात चल रही है, पदार्थ क्या है। तो समझना पदार्थ क्या है कि प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है, यानी प्रत्येक वस्तु क्या होती है, जिस सामग्री से बनी होती है, उसे वैज्ञानिकों ने किसका नाम दे दिया, पदार्थ का। कि भाई प्रत्येक वस्तु कुछ ना कुछ से क्या होती है, बनी होती है। प्रत्येक जो वस्तु होती है वो किसी ना किसी से क्या होती है, बनी होती है। आई बात समझ में? चाहे वो ठोस अवस्था में पाई जा रही है, चाहे वो द्रव अवस्था में पाई जा रही है, चाहे वो गैस अवस्था में पाई जा रही है, वो क्या होता है, उनका एक संयुक्त रूप होता है। क्या होता है? उनका संयुक्त रूप होता है। इसलिए उन्होंने बताया कि भाई विश्व में जो प्रत्येक वस्तु होती है जिस सामग्री से क्या होती है, बनी होती है, उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया। जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, या पत्थर हैं या बादल हैं या तारे हैं या पेड़ पौधे हैं या पशुएं, यहाँ तक कि जो पानी की एक बूंद है या रेत का एक कण है, ये सभी क्या हैं, पदार्थ हैं। चाहे पानी की बूंद है, जल का अणुसूत्र क्या होता है, H2O। जानते हैं प्रिय छात्र छात्राओं, ध्यान देना, जल जो होता है, जल का अणुसूत्र क्या होता है, H2O। ध्यान से समझना इस वीडियो को। जब प्रश्नोत्तर लिखाने होंगे तो मैं आपको प्रश्नोत्तर बोर्ड पर लिखाऊंगा, आप उनको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। फिलहाल में आप अपनी रफ कॉपी और पेन और किताब लेकर बैठो और जो कुछ मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से समझो। तो देखिए प्रिय छात्र छात्राओं की जो जल है, और जल का अणुसूत्र क्या होता है, H2O। क्या होता है, H2O। तो चाहे जल की एक बूंद है, चाहे पीने रेत का एक कण है, चाहे जो हम भोजन खाते हैं, क्या कर रहे हैं हम, जो भी भोजन खा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं भोजन से हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा। क्या होती है, ऊर्जा। और ऊर्जा का उपयोग हम विभिन्न क्रियाकलापों में करते हैं। यानी ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा का उपयोग हम विभिन्न क्रियाकलापों में करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं हंसना, खेलना, पढ़ना, बोलना, चलना, लिखना, जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन सब के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की। किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की। तो प्रिय छात्र छात्राओं, बच्चों ध्यान देना, समझना। मैं एक बात बता देता हूं आपके लिए, पढ़ा होगा कि जब हम भोजन खाते हैं और भोजन के बाद भोजन का हमारे शरीर में क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है। क्या हो जाता है, पाचन। और पाचन के बाद जो लाभदायक पदार्थ होते हैं वो तो क्या कर लिए जाते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं हमारे शरीर के द्वारा, छोटी आंतों के द्वारा। और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो हम अपचित पदार्थ होते हैं, जो अपचित भोजन होता है, उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। आई बात समझ में? और एक पॉइंट और क्लियर कर देता हूं मैं यहाँ पर, आपके सिलेबस में तो नहीं है, फिर भी ध्यान रखना कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, उनके लिए प्रतिदिन 2400 किलो कैलोरी ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। यानी एक दिन में 24 घंटे में उन्हें 2400 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्योंकि मैंने बताया ऊर्जा किस में खर्च हो रही है, पढ़ने में, लिखने में, खेलने में, कूदने में, चलने में, बोलने में, जो भी क्रियाकलाप कर रहे हैं हम,
उन सब क्रियाकलापों में किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। और ऊर्जा किससे मिलती है मानव को? भोजन से। किससे मिलती है? भोजन से। तो ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्ति जो होते हैं या ग्रामीण क्षेत्र के जो व्यक्ति हैं उनको प्रतिदिन 2400 किलो कैलोरी, कितनी प्रिय छात्र छात्राओं? 2400 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी 2400 किलो कैलोरी, कितनी ऊर्जा की? 2400 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जबकि शहरी क्षेत्र के जो हैं, शहरी क्षेत्र के जो निवासी हैं उनके लिए प्रतिदिन 2100 किलो कैलोरी क्या होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कितनी? 2100 किलो कैलोरी। और ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 किलो कैलोरी। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि भाई इतना अंतर क्यों? हाथ तो हम ही मानव हैं, शहरों में रह रहे हैं वो भी मानव है, ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं वो भी मानव है, फिर ऐसा अंतर क्यों? 300 किलो कैलोरी का अंतर क्यों आ रहा है? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 किलो कैलोरी, 2400 किलो कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 किलो कैलोरी, फिर 300 किलो कैलोरी का अंतर क्यों है? तो सुनिए, ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को अधिक परिश्रम करना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्र में जो व्यक्ति रहते हैं उन्हें अपने क्रियाकलाप करने के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ता है, जबकि शहरी जो क्षेत्र होते हैं, शहरी क्षेत्रों में उतने परिश्रम की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि आप जानते हैं शहरी क्षेत्रों में पानी की क्या होती हैं? यानी घरों में ही सप्लाई होती है, यानी जो पानी की टंकी होती है उनके द्वारा नलों की क्या होती है? घरों में सफाई होती है। एक आरामदायक जीवन होता है शहरी क्षेत्र का। जबकि आप जानते हैं बच्चे, जो आप प्रिय छात्रा जो ग्रामीण क्षेत्र में देखा होगा, अगर पानी की व्यवस्था दूर है तो दूर से भी पानी भर के लाना पड़ता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक क्या करना पड़ता है? वर्क करना पड़ता है, अधिक कार्य करना पड़ता है। और जहां अधिक कार्य करना पड़ेगा वहां ऊर्जा की हानि भी कैसी होगी? अधिक होगी। और जब ऊर्जा की हानि अधिक होगी तो समझना प्रिय छात्र छात्राओं, तो हमें भोजन की भी आवश्यकता कैसी होगी? अधिक होगी। आई बात समझ में? तो देखिए, उसने बताया है कि प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? पदार्थ नाम दिया है। जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, कौन सी श्वास जब लेते हैं श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं वातावरण से या वायुमंडल से? ऑक्सीजन। कौन सी लेते हैं? ऑक्सीजन, O2। कौन सी लेते हैं? O2। वायुमंडल किसे कहते हैं? जानते हैं आप वायुमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले वायु के आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले, पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले वायु के आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल विभिन्न गैसों का क्या होता है? मिश्रण होता है। विभिन्न गैसों का क्या होता है? मिश्रण। जैसे नाइट्रोजन, तो कितनी प्रतिशत होती है नाइट्रोजन वायुमंडल में? पढ़ा होगा आपने 8वीं क्लास में प्रिय छात्राओं, 78%। कितनी होती है? 78%। ऑक्सीजन लगभग 21%। कितनी पाई जाती है? 21%। CO2 जो होती है वो कितनी होती है? 0.03%। और इसके अलावा कम मात्रा में हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, जल वाष्प है, धूल के कण हैं आदि पाए जाते हैं। और इन सबसे मिलकर क्या बना होता है? वायुमंडल। कि पृथ्वी के चारों तरफ पाए जाने वाले, पृथ्वी के चारों तरफ पाए जाने वाले वायु के आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल जो होता है वो विभिन्न प्रकार गैसों का क्या होता है? मिश्रण होता है। यानी विभिन्न प्रकार गैसों का मिश्रण होता है। कौन कौन सी गैस होती है प्रमुख रूप से? सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन होती है, 78%। इस नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा उपयोग रासायनिक खाद बनाने में किया जाता है। ऑक्सीजन 21%। और इस ऑक्सीजन को ही हम अपनी श्वास क्रिया, श्वसन क्रिया में लेते हैं। आई बात समझ में? ऑक्सीजन को इसमें लेते हैं, श्वसन क्रिया में लेते हैं। ठीक है ना? इसको हम प्राणवायु गैस भी कहते हैं। इसके अलावा प्रिय छात्र छात्राओं, ऑक्सीजन जो होती है वस्तुओं को जलाने में भी क्या होती है? सहायक होती है। बिना ऑक्सीजन की सहायता से हम वस्तुओं को नहीं जला सकते। और CO2 जो होती है इसकी मात्रा होती है 0.03%। और CO2 जो होती है ये पेड़ पौधों के लिए आवश्यक होती है। पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं ना,
पेड़ पौधे कैसे होते हैं? स्वयंपोषी होते हैं। स्वयंपोषी का मतलब समझते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कैसा करते हैं? स्वयं बनाते हैं, हम स्वयंपोषी के नाम जानते हैं। जबकि मानव जो होता है, हम मानव हैं, आप सब मानव हैं, ये कैसे होते हैं? परपोषी होते हैं या विषमपोषी होते हैं, जो भोजन के लिए दूसरों पर क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं। जबकि पेड़ पौधे कैसे हैं? स्वयंपोषी को अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें CO2 क्या होती है? बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और CO2 किससे प्राप्त होती है? पेड़ पौधों को, मानव से। और पेड़ों से हमें क्या प्राप्त हो रही है? ऑक्सीजन। इस तरह इन गैसों का क्या होता है? चक्र चलता रहता है, जिसे हम ऑक्सीजन चक्र या कार्बन डाइऑक्साइड चक्र आदि जो चक्र हैं उनके नाम से इनको जानते हैं। तो ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, नोट करना इस बात को कि जो पदार्थ हैं, किसके बारे में बता रहे हैं आपको? पदार्थों के बारे में। तो जैसे हम श्वास ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? श्वास ले रहे हैं। नंबर एक बात हो गई, श्वास ले रहे हैं। या हम भोजन खाते हैं, जो भी भोजन के बारे में व्याख्या की, पत्थर हैं, बादल हैं, तारे हैं, पौधे हैं, पशु हैं, यहाँ तक कि जो पानी की एक बूंद है या रेत का एक कण है, सभी क्या हैं? पदार्थ हैं। सभी क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं। आई बात समझ में? और आगे ध्यान देना, अपनी जो सृष्टि है वो इन्हीं पदार्थों से मिलकर क्या होती है? बनी होती है। यानी इन्हीं से क्या होती है? बनी होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें नोट करना, आप समझना कि भाई हमारे आसपास के पदार्थ और हमारे आसपास के पदार्थों में जब चारों तरफ आप क्या करते हैं? नजर दौड़ाते हैं, तो हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं क्या आती हैं? नजर आती हैं। और नजर में मैंने आपको यही बताया, कहीं पहाड़ नजर आ रहे हैं, तो कहीं क्या आ रही हैं हमको नजर? कहीं हमें नदियां नजर आ रही हैं, कहीं हमें पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं, कहीं हमें सड़क नजर आ रही हैं, कहीं हमें रेल मार्ग नजर आ रहे हैं, और कहीं हमें चौक नजर आ रहा है, तो कहीं हमें बोर्ड नजर आ रहा है। आई बात समझे? तो ये सब क्या हैं? पदार्थ हैं। ठीक है ना? यहाँ तक कि जो हम भोजन कर रहे हैं वो भी तो पदार्थ है, हम श्वास ले रहे हैं वो भी तो पदार्थ है। या पानी की एक जो बूंद है, पानी का अणुसूत्र क्या होता है? H2O। क्या होता है? H2O, जल जो होता है, ये भी एक पदार्थ है। और रेत की अगर एक बूंद है, रेत की क्या एक बूंद, रेत की क्या एक कण है, पानी की एक बूंद है, ये सब क्या है? पदार्थ हैं। आई बात समझे? चलते हैं आगे। आगे बताया गया है कि भाई सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और स्थान घेरती हैं। वही बात हो गई, पदार्थ किसे कहते हैं? अरे जिनका आयतन होता है, आयतन मतलब स्थान घेरते हैं। घेरती नहीं? घेरते हैं। आप किसी स्थान पर बैठे हैं तो आप स्थान घेर रहे हैं कि नहीं घेर रहे हैं? सड़क कहीं पर बिछाई गई है, सड़क ने स्थान घेरा है कि नहीं घेरा है? कहीं पर पहाड़ है तो उसने भी स्थान घेरा है कि नहीं घेरा है? स्थान घेरती हैं। जो वस्तुएं होती हैं वो क्या होती हैं? स्थान घेरती हैं। और उनका क्या होता है? द्रव्यमान होता है। क्या होता है? उनका द्रव्यमान होता है। सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है। और द्रव्यमान का मतलब होता है उनका क्या होता है? वजन, मास, MASS, द्रव्यमान। ठीक है ना? मास होता है। आई बात समझ में? तो ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं कि सभी वस्तुओं का क्या होता है? द्रव्यमान होता है। सभी वस्तुएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? स्थान घेरती हैं। क्या करती हैं? स्थान घेरती हैं, क्योंकि उनका क्या होता है? आयतन होता है। क्या होता है? आयतन होता है। आई बात समझ में? और प्राचीन काल से ही, अब से नहीं प्रिय छात्र छात्राओं, प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास के वातावरण को समझने का प्रयास करता रहा है। और भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थों को 5 मूल तत्वों में क्या किया है? वर्गीकृत किया है, जिसे पंचतत्व कहा जाता है। यानी जो भारतीय हमारे जो दार्शनिक हैं, भारतीय हमारे क्या है? दार्शनिक हैं, उन्होंने हमारे आसपास का जो क्या है? वातावरण है, हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं उनको 5 मूल तत्वों में क्या किया है? वर्गीकृत किया है, जिसे पंचतत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचतत्व। और पंचतत्व कौन कौन से हैं? पंचतत्व 5 हैं। वायु है, क्या है? वायु है। अग्नि है, क्या है? अग्नि है। आकाश है। यानी ये पंचतत्व हैं, वायु, अग्नि, आकाश और जल और पृथ्वी। यानी वायु, अग्नि, आकाश, जल और पृथ्वी। जल और कौन से हैं? पृथ्वी। कौन से? पृथ्वी, जिन्हें हम पंच तत्वों के नाम से जानते हैं। प्रश्न आ सकता है आपका 1 नंबर में कि भाई पंच तत्व किसे कहते हैं, या पंच तत्व कौन कौन से होते हैं? तो पंच तत्व कितने होते हैं? 5 होते हैं। पंच तत्व क्या होते हैं? 5। कौन कौन से? वायु, अग्नि, वायु, अग्नि,
पृथ्वी, जल और आकाश, ये पंच तत्व हैं और इनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं क्या हैं, बनी हैं। यानी इन्हीं पंच तत्वों से सभी, यानी जो पंच तत्व हैं ना अपने, इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हुई हैं, चाहे वो निर्जीव हैं चाहे वो सजीव हैं। आई बात समझ, इन्हीं पंच तत्वों से। रामायण में तो ये भी कह दिया है, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं रामायण और उनमें देखा होगा कि हमारा जो शरीर है ये भी पंच तत्वों से क्या होता है, विलीन, पंच तत्वों से ही निर्मित होता है और उन्हीं पंच तत्वों में क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है। आई बात समझें कि जो हमारा शरीर है ये भी पंच तत्वों से निर्मित है और इन्हीं पंच तत्वों में क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है। हमारे भारतीय दार्शनिकों ने ऐसा बताया और रामायण के अंदर एक चौपाई भी आती है कि हमारा शरीर जो है वो पंच तत्वों से निर्मित है। पंच तत्व कौन कौन से हैं? वायु है, वो वायु में मिल जाती है, अग्नि है, वो अग्नि में मिल जाती है व्यक्ति की मृत्यु के बाद, आकाश जो उसके आकाश जो होते हैं उसके यानी जो क्या होते हैं उसकी आत्मा होती है वो आकाश में विलीन हो जाती है, जल जो है वो जल में विलीन हो जाता है और उसकी जो शेष राख रह जाती है, मिट्टी रह जाती है, वो पृथ्वी में मिल जाती है। तो हमारा शरीर पंच तत्वों से निर्मित है और इन्हीं पंच तत्वों में क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है। तो प्रकृति की चाहे कोई भी वस्तु है, प्रकृति की चाहे कोई भी वस्तु है वो किस्म से निर्मित होती है, पंच तत्वों से, और उन्हीं पंच तत्वों में क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। और ऐसा रामायण के अंदर बताया गया है। और आपके सिलेबस में क्या समझाया है, हमारे सिलेबस में यह बताया गया है कि पृथ्वी की चाहे कोई भी वस्तु है, पृथ्वी जगत पर अपने विश्व में कोई भी वस्तु जो नजर आ रही है वो इन्हीं पंच तत्वों से निर्मित होती है, चाहे वो सजीव हैं चाहे क्या है, निर्जीव हैं। क्या है, सजीव हैं और निर्जीव हैं। आई बात समझ में। और उस समय के यूनानी जो दार्शनिक उन्होंने भी पदार्थों को इसी प्रकार क्या किया, वर्गीकृत किया। लेकिन आधुनिक जो वैज्ञानिक हैं, आधुनिक वैज्ञानिक पदार्थों को भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। उनके भौतिक गुणधर्म और किसके आधार पर, रासायनिक प्रकृति के गुणधर्मों के आधार पर क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। और इस जो पाठ है हमारे आसपास के पदार्थ, इसमें पदार्थों के केवल भौतिक गुणों के बारे में वर्गीकृत किया गया है। किसके बारे में, भौतिक गुणधर्मों के बारे में वर्गीकृत किया गया है इस पाठ के अंदर। आई बात समझ में। तो ध्यान रखना कि जो ये पंच तत्व प्रकृति का जो प्रत्येक पदार्थ है ये पंच तत्वों से निर्मित है। किससे, पंच तत्वों से निर्मित है और इन्हीं पंच तत्वों में क्या हो जाता है, यानी इन्हीं पंच तत्वों में पदार्थ विलीन हो जाता है। यहाँ तक कि चाहे हमारी मानव देही क्यों नहीं है। आई बात समझ में। और प्रकृति का प्रत्येक पदार्थ जो सजीव चाहे निर्जीव वो इन्हीं पंच तत्वों से निर्मित बना होता है। और पंच तत्व कौन से होते हैं, वायु, अग्नि, आकाश, जल और पृथ्वी। ठीक है प्रिय छात्राओं। और अगला टॉपिक जो है पदार्थों का भौतिक स्वरूप, यानी पदार्थ किस किस से मिलकर बना होता है, पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, तो इनके बारे में नेक्स्ट अगली क्लास में बताएंगे। आशा करता हूँ प्रिय छात्राओं, जो कक्षा 9th का ये पहला पार्ट हमारे आसपास के पदार्थ, इसकी मैंने आज एक भूमिका प्रारंभ की है। इस पार्ट का जो टॉपिक है वो मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रारंभ करेंगे। आज इस पार्ट की थोड़ी सी भूमिका के बारे में मैंने आपको समझाया है। तो आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरह से टॉपिक समझ में आया होगा। और टॉपिक जब समझ में आता है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिख दिया करो, ओके सर, थैंक्स सर, जो भी इस प्रकार से। और अधिक से अधिक हमारे चैनल से जुड़ो, अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक किया करो। थैंक्स, ओके। मिलते हैं प्रिय छात्राओं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट अगली क्लास में। धन्यवाद।